एक 70 साल की महिला को 30 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और उसका प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जबकि उस महिला के पास उसके पति, उसके 3 बेटे, नाती और पोते होते हैं। लेकिन एक दिन जब उनकी प्रेम कहानी उसके पति को लग जाती है तो वह पति बिल्कुल परेशान जाता है, भड़क जाता है, झगड़ा लड़ाई करने लगता है कि तुम आखिर मेरे रहते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन इसी बीच में उस पति और पत्नी की हत्या हो जाती है। जब हत्या हो जाती है तब जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला जिसके पास 3 जवान बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, बेटियां हैं, नाती हैं, पोते हैं, वह एक 30 साल के लड़के से कैसे प्रेम कर सकती है इस उम्र में। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम पूर्व में आपको बताते चले हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र में प्रेम हो सकता है। और कहा जाता है अगर जब किसी इंसान को सच्चे दिल से प्रेम हो जाता है तब वह इंसान अपनी सद्बुद्धि खो देता है, वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी होती हैं, अच्छी खासी जिंदगी होती है, 3 बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, पोते होते हैं, नाती होते हैं, बेटियां होती हैं, वह महिला अचानक से एक किराना मर्चेंट चलाने वाले बहुत ही कम आमदनी वाले लड़के से प्रेम कर बैठते हैं। और एक दिन उनका प्रेम जब परवान चढ़ जाता है तो उनको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है बिहार की राजधानी पटना की। वहां पर एक नेहरू नगर इलाका पड़ता है। बात कर रहा हूं 13 मार्च 2025 की, जब सुबह का 7:30 बजे का लगभग वक्त रहा होगा। इसी बीच जो मकान मालिक NK श्रीवास्तव और उनकी पत्नी सुजाता देवी घर की होम गृहिणी है। उनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे, जो कि बड़ा बेटा हैदराबाद में और 2 बेटे दिल्ली में रहते हैं, और साथ साथ उनके जो पोते पोतियां हैं वो भी अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। घर पे सिर्फ सुजाता और उनके पति, जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं NK श्रीवास्तव, वो रहते हैं। सुबह का वक्त है, सारे किराएदार सो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जब सुबह का टाइम, जो श्रीवास्तव जी हैं वह डेली वॉकिंग मार्ग पर जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता जाता है। सुबह का जब किराएदार उठते हैं, देखते हैं कि आज हम उनके मकान मालिक की दरवाज़ा नहीं खुला, ना तो मकान मालिक बाहर आए। तो धीरे धीरे लोग अपने नित्य काम पर चले जाते हैं रोजी रोटी के सिलसिले में, और घर से कोई बाहर नहीं निकलता। फिर जब लंच का समय होता है दोपहर को 12-1 बजे का, तो कुछ किराएदार अपने रूम पर आते हैं, जो कि नज़दीक में अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, काम करते हैं। तब भी देखते हैं कि उनके मकान मालिक का दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं है। तब उन लोगों को कुछ शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मकान मालिक की तबीयत खराब हो गई है। तभी एक व्यक्ति जाता है और मकान मालिक के दरवाजे को खटखटाता है कि सर, क्या हुआ, आज आप बाहर नहीं निकले, और न तो मैडम जी ही बाहर निकले। लेकिन अंदर दोनों लाशें पड़ी हुई थी। जैसे वह बेल बजाते परेशान हो जाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता। तब वह घर के दरवाजे को जब धक्का देता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तब अंदर जाके देखता है जो NK श्रीवास्तव है वह जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। उसकी चीख पुकार निकल जाती है, और तभी उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह भी आते हैं और देखते हैं कि जो NK श्रीवास्तव हैं वह खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं। जब किचन के अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी सुजाता भी खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। अब यह खबर तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पुलिस की टीम भी आ जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं, एक घर के अंदर एक रिटायर्ड अधिकारी की पति और पत्नी की निर्मम नृशंस से हत्या कर दी गई है। दोस्तों, तभी SSP साहब राजीव मिश्रा जी आते हैं और बॉडी को कब्जे में ले करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जो इनके लड़के होते हैं दिल्ली और हैदराबाद में, और उनकी बेटियों को उनके फ़ोन से नंबर निकाला जाता है, और नंबर निकालने के बाद उनको सूचना दी जाती है कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। इधर घर के जो परिवार, बेटे, बहुएं, पोते, नाती और बेटियां होती हैं, वह सब आते हैं। अब पुलिस की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी कि आखिर एक परिवार की कोई अंदर घुस के
हत्या कैसे कर सकता है। तमाम कैमरे खंगाले जाते हैं, तभी एक कैमरे में एक लड़का जो कि बाइक सवार आता है और कुछ देर के बाद वह वापस चला जाता है। पुलिस की टीम जब उस कैमरे से जूम करके देखती है तो उसमें उस व्यक्ति की पहचान तो नहीं हो पाती, लेकिन उसकी टी शर्ट से पता लगता है कि यह अभी नौजवान हट्टा कट्टा लड़का है। तब पुलिस की टीम इधर उधर अपने खुफिया एजेंसियों को लगाती है, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनसे पता करने की कोशिश करती है कि आखिर इनकी किसी से दोस्ती और दुश्मनी किससे है। अपने तरीके से जब पुलिस की टीम बारीकी से जांच करती है तो पता लगता है कि इनके घर पर एक अमित नाम का जो लड़का है, जो कि किराना की दुकान चलाता है, अक्सर आया जाया करता था। जब उनके फ़ोन को कॉल डिटेल निकाला जाता है, सीडीआर निकाला जाता है सुजाता और उनके पति एन के श्रीवास्तव का, तो लास्ट कॉल सुजाता के नंबर पर अमित कुमार का ही आया था, जो कि किराना की दुकान चलाता है। अब पुलिस की टीम की जो शक की सुई थी वह तुरंत अमित कुमार के ऊपर जाती है। वह अमित कुमार को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, जो कि अमित कुमार राजीव नगर रोड गली नंबर 27 में रहता है। जब पुलिस की टीम वहां पर जा करके उसको गिरफ्तार करती है तो वह उसी समय उसी टी शर्ट में पाया जाता है जिस टी शर्ट में वह कैमरे के अंतर्गत कैद हुआ था। अब पुलिस की टीम उसको लेकर के आती है और उससे पूछताछ करती है। हालांकि पहले तो अमित कुमार जैसा कि सारे आरोपी हत्यारे इधर उधर की बातों में बरगलाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस की टीम अगर अपने पर आ जाए तो गूंगा भी कव्वाली बोलने लगता है। अब जो यशस्वी साहब हैं, जब अपने तरीके से उससे पूछते हैं कि बता दो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी के इतने दर्दनाक होने वाले हैं कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, तब वह बताता है कि दरअसल मैंने ही सुजाता और उनके पति की हत्या की। जब पूरी कहानी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं तब वह अमित कुमार बताता है कि दरअसल आज से लगभग 1 साल पहले मैं अपने किराने की दुकान पर था, तभी सुजाता मैडम मेरे दुकान पर आती हैं और मुझसे कुछ सामान मांगती हैं, लेकिन वह सामान मेरे दुकान पर नहीं था। तब मैं कहता हूं कि मैडम ऐसा है कि मेरे पास इस समय तो यह सामान नहीं है, ऐसा करो कि आप अपना नंबर दे जाओ, जैसे ही वह सामान आएगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। जब सामान आ जाता है तो मैं सुजाता मैडम को फ़ोन करता हूं और कहता हूं कि मैडम आपका सामान आ गया है। तो मैडम जी कहते हैं कि ऐसा है कि मैं इस समय तो आपके घर पर आपकी दुकान पर नहीं आ सकती, अगर तुम थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे घर पे आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती और मैं और तुम दोनों लोग बैठकर चाय पी लेते। जब मैं इतनी बात सुनता हूं तो मैं तुरंत मैडम जी के घर पर जाता हूं और वहां पर उनको सामान देता हूं और उनके साथ चाय भी पीता हूं। लेकिन 70 साल की उम्र में जो सुजाता मैडम थी वह बेहद देखने में खूबसूरत थी, नौजवान थी। दोस्तों, धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है, फ़ोन कॉल चलते रहते हैं। इसी बीच अब जो भी अच्छे पकवान बनते थे तो सुजाता मैडम टिफिन में कर करके उस अमित के घर पर पहुंचाया करती थी दुकान पे। जो अमित था वह दरअसल रहने वाला नालदा के हिसला गांव का रहने वाला है और अपने पति और 2 बेटों के साथ रहता है। दोस्तों, तभी धीरे धीरे यह प्रेम कहानी चलने लगती। अब जब भी मौका पाता अमित तो उस सुजाता मैम के घर पर जाता और उनके साथ मिल करके बातें करता। धीरे धीरे यह प्रेम कहानी चालू हो गई और एक दिन दोनों अंततः एक दूसरे के हो लिए। अब धीरे धीरे इसकी खबर लोगों तक पहुंचने लगी, लेकिन जो पति रिटायर्ड अधिकारी था वह बीमार भी रहते थे। इस नाते आए दिन अपनी पत्नी से इस बात को लेकर झगड़ा लड़ाई होती रहती थी। जब झगड़ा लड़ाई होती थी तो जो उनके किराएदार हैं वह सोचते हैं कि जाने दो, पति पत्नी का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग किराएदार हैं इसमें इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है हमको अपने रूम से निकाल दें और हमें भटकना पड़ेगा दर दर। इसी बात को लेकर जो किराएदार थे वह अक्सर चुप हो जाया करते थे और किसी बात का वह विरोध नहीं करते। लेकिन 13 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय था, तभी सुजाता मैडम ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मुझे बोलते हैं कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। उस समय जो एन के श्रीवास्तव जी थे वह घर पर नहीं थे और वॉकिंग जो डेली वॉकिंग होता है उसके लिए गए थे। जब मैं घर पे जाता हूं तो उस समय सुजाता मैडम को जब देखता हूं तो वह मैक्सी में थी और मेकअप वेकअप बना के तैयार थी। उनको देखने के बाद मेरी नीयत फिसल जाती है और फिर हम बिस्तर हो जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एन के श्रीवास्तव आकर गेट पर खड़े हो जाते हैं और हम लोगों का पूरा
दृश्य देखने लगते हैं, आपत्तिजनक हालात में देख लेते हैं और चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मैं उनको पकड़ के अंदर लाता हूँ और चुप कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह चुप नहीं होते और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी मुझे क्रोध आ जाता है और मैं जान जाता हूँ कि निश्चित तौर पर यह व्यक्ति हमारा भंडा फोड़ देगा। तभी मैं तकिए का सहारा लेता हूँ और उनको पटक करके उस तकिए से उनको दबा देता हूँ। इसी बीच जो सुजाता मैडम थी जाती हैं रसोई में और एक जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है वो ला करके उससे अपने पति को गोद-गोद करके उनकी हत्या कर देती हैं। अब जब हत्या हो जाती है तो मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। डरने के बाद मैं थर-थर काँपने लगता हूँ और सोचता हूँ कि अब क्या किया जाए। तभी सुजाता मैडम कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिल कर के इस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। तभी मेरे दिमाग में यह बात आती है कि अगर यह बात जब फूटेगी तो निश्चित तौर पर मैं पुलिस के हाथ लग जाऊँगा और मैं जेल चला जाऊँगा। जब सुजाता अपने किचन में जाती हैं, वहाँ पर चाकू को धो रही थी, खून से जो लगा था, मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं सुजाता की भी हत्या कर दूँ। तभी मैं जाता हूँ और सुजाता को पकड़ के पटक देता हूँ ज़मीन पे। हालाँकि सुजाता ने अपने बचने की भरपूर कोशिश की क्योंकि वह जान चुकी थी यह व्यक्ति मेरी भी हत्या कर सकता है। वह मेरे हाथों में काट ली थी, लेकिन मेरे सर पर खून सवार था, मुझे किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना था। इस नाते मैं उसी चाकू से सुजाता की भी हत्या कर देता हूँ और हत्या करने के बाद अपने टी-शर्ट को वहीं पर धुलता हूँ और टी-शर्ट को धुलने के बाद मैं वापस अपने दुकान पर वापस आ जाता हूँ। जब किराएदार इस बात को सुनते हैं, लेकिन उनको ये आभास नहीं होता क्योंकि आए दिन सुजाता और जो श्रीवास्तव हैं उनकी झगड़ा लड़ाई होती रहती थी। दोस्तों, तभी उनका बड़ा बेटा आता है। वह कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे 50,000 रुपये ले करके इस अमित को दिया था और इसका किराना जो मर्चेंट की दुकान है उसको बढ़ाने के लिए। हालांकि इस बात को भी वह स्वीकार करता है। अमित की जब भी मुझको पैसे की ज़रूरत होती थी तो मैं सुजाता मैडम से कहता और मुझे पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन एक महिला जो कि 70 वर्ष की थी, उसके पास 3 बहुएं, 3 बेटे बेटियां, नाती पोते थे, वह एक ऐसे व्यक्ति के प्रेम जाल में फंस जाती है जो कि निश्चित तौर पर उससे सिर्फ अपने स्वार्थवश मोहब्बत करता है और उसके पैसों से मोहब्बत करता है। अंततः उसको महिला को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महिला के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा ना करें क्योंकि समय बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत ही विपरीत चल रहा है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहेंगे, उसकी सहायता करेंगे तो निश्चित आपको इसका परिणाम उल्टा मिलना तय है। क्योंकि जो पहले का समय था, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई हेल्प करता था, कोई सहायता करता था, वह उसका आजीवन आभारी रहता था, ऋणी रहता था। लेकिन आज का समय बदल गया है। आप जिस भी डूबते हुए व्यक्ति को निकालने की कोशिश करेंगे, वह निश्चित आपको ही डुबो देगा। दोस्तों, वैसे इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस अमित ने उस महिला को मार करके अच्छा किया या गलत किया, यह भी अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।